हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और क्लास 9th की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आगे पढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं हमारा पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करके क्वेश्चन वाले पार्ट पर। तो क्वेश्चन वाले पार्ट पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 3 है। उसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैटर क्या होता है, कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एनीथिंग दैट हैव मास, ठीक है, उसका क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मैटर कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हुए आपको क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है, कि वो मैटर है या नहीं। सिर्फ यही ना होकर बहुत सारी ऐसी और प्रॉपर्टीज़ भी थी जो मैंने आपको समझाया था लेक्चर के दौरान, कि किसी एक चीज़ को अगर हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है, सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो भी क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, चेयर, एयर, है ना। आप देख सकते हो कौन कौन से मैटर है, आपको बताने की, क्या चेयर मैटर है, क्या एयर मैटर है, लव मैटर है, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी मैटर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चेयर, यस, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका कुछ मास होता है। एयर, यस, क्योंकि बलून में अगर आप एयर को फिल करो तो और उसको आप मेजर करो तो उसका कोई ना कोई वेट आएगा। आमंड्स मतलब बादाम, ठीक है, आमंड्स क्या होते हैं आपके, बादाम, ठीक है, बादाम, ये हो गया आपका। एंड कोल्ड ड्रिंक, यस, ये भी आपकी क्या होती है, मास सॉरी मैटर होती है। ठीक है, अब देखो कोल्ड, कोल्ड मतलब सर्दी, सर्दी जुकाम, ये तो फीलिंग है ना, कोल्ड ड्रिंक होती है मैटर। थॉट, विचार, क्या ये आपकी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस में कहीं पे, जो आप थॉट्स, जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं। फीलिंग जो होती है, फीलिंग जैसे कि आपका हेट, है ना, और लव, ये चीज़ें आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते, और ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। ठीक है, स्मेल, स्मेल तो एक सेंस हो गया ना, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप, जैसे जिसमें से स्मेल आ रही हो, वो मैटर कह सकती है। लेकिन स्मेल एक आपका क्या होता है, स्मेल जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये आपका मैटर नहीं है। ठीक है, एयर मैटर है, लव मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है, थॉट्स भी मैटर नहीं है, कोल्ड भी मैटर नहीं है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर नहीं है। परफ्यूम मैटर है बट स्मेल ऑफ परफ्यूम इज नॉट मैटर। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर ये कहता है कि मतलब एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले, कि पहला पार्ट इसका है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे। जब आप क्या होता है, बहुत दूर होते हो कहीं पे भी, है ना, जैसे आप मान लो कि किसी रेस्टोरेंट से गुजर रहे हो या ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ पर खाना बन रहा है, तो बनते हुए खाने की आपको दूर दूर से क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। लेकिन जब मतलब जब खाना गर्म होता है उस वक्त की बात हो रही है, कि आप दूर से ही खाने को स्मेल कर लेते हो, किसी के घर पर अगर कुछ बन रहा होता है तो आपको स्मेल आ जाती है, बाय द वे। तो अगर लेकिन जो ठंडा खाना होता है, कभी भी आप फ्रिज में स्टोर किया हुआ खाना स्मेल करोगे तो आपको उसके पास जाकर स्मेल लेना पड़ता है कि वो उसमें से कैसी स्मेल आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न बताना है आपको। ठीक है, तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है ना, वो क्या होता है, वो गर्म होता है, हॉट होता है। कोई भी हॉट चीज़ होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसकी क्या होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में लिख रही हूँ मैं, अपर कॉर्नर में, काइनेटिक एनर्जी मोर होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन, एयर में जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं उनका मिलना, डिफ्यूजन मीन्स होता है घुलना, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, घुलना। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके खाने के, हॉट सिजलिंग फूड से जो स्मेल आ रही होती है, तो वो आसानी से एयर में घुल जाते हैं, है ना। तो कोल्ड फूड के पार्टिकल्स नहीं खुल सकते थे बिकॉज दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी। तो यही रीज़न है, डिफ्यूजन इज द रीजन, कि आपको सेवरल किलोमीटर दूर से भी क्या होती है, स्मेल आ जाती है। सेवरल मीटर, सॉरी, किलोमीटर में तो नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखो डाइवर क्या होते हैं, जो ऐसे करके डाइव मारते हैं पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर आपने देखा होगा ना, ऊपर से ऐसे फ्लिप करते हैं, फ्लिप करते करते फिर क्या करते हैं, सीधा डाइव मारते हैं।
ठीक है, और डाइव मारते हैं और वो पानी में कट करके ऐसे चल एकदम सेवरल ऐसे करके जाते हैं ना पानी को कट करते हुए, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज पानी को कट करने का मतलब क्या हुआ, अगर क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड फेज में होता है ना वाटर हमारा, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ जो इसके पार्टिकल्स होते हैं पानी के, ठीक है, जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो आसानी से क्या होता है डाइवर यहाँ पर जाकर पानी में इजीली स्विम कर सकता है, क्योंकि किसी सॉलिड में तो नहीं कर सकता ना। एक सॉलिड टेबल है, टेबल के ऊपर एक डाइवर कूदेगा तो क्या वो कट हो जाएगा आपका सॉलिड? नहीं, बट पानी क्या हो जाता है, पानी के अंदर वो स्विम कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होती है हमारी, ज़्यादा होती है पानी में कंपेरेटिव टू दिस सॉलिड। ओके, a diver is able to cut through water in a swimming pool. This shows that the particle of water have intermolecular spaces and has less force of attraction. मतलब कि intermolecular spaces हैं उन particles के बीच में, जो कि मैंने ये बताया, ये जो बीच में empty spaces आपको दिख रही है, एक particle ये है, एक particle ये है, ये है, ये है, तो बाकी जो खाली है वो empty space है, वो क्या है आपकी empty space है, ठीक है। और उनमें क्या है, अगर एम्प्टी स्पेस से पार्टिकल दूर दूर है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, लेस होगी। अगर पार्टिकल क्या है आपके इस तरीके से दूर दूर है तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? तो इसीलिए क्या है आपका जो डाइवर होता है वो इजीली क्या कर लेता है, डाइव कर लेता है पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मैंने आपको भी पहले बताया था, हमने टॉपिक भी पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर का, दे हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, उनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है। सेकेंड है पार्टिकल हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी होती हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर पेज नंबर 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है आपकी कि यूनिट एरिया पे कितना मास है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डेंसिटी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्मूला, आप इसको नोट कर सकते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज योर डेंसिटी। अगर डेंसिटी को आप थोड़ा सा समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि ये पार्टिकल है बहुत ज़्यादा डेंस है, मतलब बहुत ही नज़दीक है। अगर मैं इसका एक पर्टिकुलर एरिया वॉल्यूम ले लूँ इतना, तो इतने वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास प्रेजेंट है, दैट इज योर डेंसिटी। क्लियर? नाउ अब क्या करना है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप क्या बनाते हो, एक डायग्राम बनाते हो ऐसा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अगली स्लाइड में दिखा रही हूँ। आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सॉलिड के पार्टिकल्स ड्रॉ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इनमें फोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये क्या है आपका सॉलिड है। फिर इसी तरीके से अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो थोड़ा दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट, है ना, थोड़ा दूर दूर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में। ये बात हो गई आपकी लिक्विड की। अगर मैं बात करूँ गैस के पार्टिकल्स की, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके गैस के पार्टिकल्स। तो ये इस बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो जो दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने बोला है सबसे पहले क्या करना है, एयर। ठीक है, सबसे पहला क्या है यहाँ पर एयर, फिर है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज मतलब धुआं, एक है सिंपल एयर, फिर है आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी से निकलता हुआ धुआं, लकड़ी से जो निकलता है ना खाना वाना बनाने के बाद जो निकलता है। फिर हो गया आपका शहद हनी, फिर है आपका वाटर, ठीक है, फिर है आपका चॉक, फिर है आपका कॉटन, फिर है आपका आयरन। ये आपके क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको ना सबसे ज़्यादा डेंसिटी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है, तो इसका मतलब क्या दिखाओगे आप, सबसे पहले जो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम वाला आप दिखाओगे, फिर उसके बाद आप उससे ज़्यादा वाला दिखाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाला आप दिखाओगे यहाँ पर। नाउ तो सबसे पहला क्या है आपका एयर, सबसे कम किसकी डेंसिटी होती है, एयर की डेंसिटी होती है। क्लियर? सबसे कम किसकी डेंसिटी है आपकी, एयर की। देन उसके बाद किसकी है, तो ये नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम नंबर 1 लिख लेते हैं। फिर है हमारा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, क्योंकि ये भी गैशियस फॉर्म होती है, बट ये थोड़ा सा डिफ्यूज होता है, इसमें धुआं होता है, व्हाइट कलर का दिखता है ना, बट एयर का कोई कलर नहीं होता, बिकॉज एयर में यहाँ पर कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है। फिर है कॉटन, रुई। ठीक है, ये बहुत लाइट होती है, लेकिन एरिया ज़्यादा कवर करेगी, लेकिन होती लाइट है। ठीक है, फिर वाटर, 4th नंबर पे वाटर है, पानी। फिर पानी से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा क्या होता है, शहद होता है। अगर आप एक प्लेट में क्या लो, एक ड्रॉप यहाँ पे वाटर की डालो और एक ड्रॉप यहाँ पे हनी की डालो, शहद की, तो आप देखोगे कि जो आपका वाटर है वो ईजिली फ्लो करेगा, बट जो आपका शहद है वो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ये था आपका 5th। फिर चौक, आपको पता है चौक तो आपकी सॉलिड होती है, ऐसे ब्रेक हो जाती है ना। देन उसके बाद
6 था, फिर आयरन मतलब लोहा, लोहा तो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते ना, तो सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है आयरन, तो ये क्या था इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6 का, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपने क्या करना है, एक छोटी छोटी डेफिनेशन देनी है पार्ट बी पर, और सेकंड आपने क्या करना, पार्ट ए पर आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे आपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप इस टेबल पे देख सकते हो, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले शेप की अगर बात की जाए तो सॉलिड्स का शेप कैसा होता है, फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और गैस का आपका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। क्लियर? नाउ ओके, अगर वॉल्यूम की बात की जाए नंबर 2 पर, तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड का, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लिक्विड का, लेकिन गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम का मतलब कि अगर आप 1 लीटर पानी लोगे, ठीक है, 1 लीटर पानी को आप किसी भी कंटेनर पे डाल दो, लेकिन उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा ना, तो ये होता है वॉल्यूम के केस में, लिक्विड के केस में। रिजिडिटी या फ्लूइडिटी की, वो कितना ज़्यादा हार्ड है या कितना ज़्यादा क्या वो फ्लो कर सकता है। तो अगर हम बात करें 3rd नंबर पर, सॉलिड आपके रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, बट लिक्विड्स आपके फ्लो कर सकते हैं, लेकिन ये रिजिड नहीं मतलब टाइट नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं मतलब एकदम ठोस नहीं होते हैं। बट गैसेस आपकी फ्लो कर सकती हैं और ये रिजिड भी नहीं होती है, क्योंकि गैसेस को हम पकड़ तक नहीं सकते, अगर रिजिड होती तो हम गैसेस को पकड़ सकते थे। अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपकी सॉलिड्स में होती हैं, दैन उसके बाद आपकी क्या होती हैं, लिक्विड्स में होती हैं, ठीक है, सबसे मैक्सिमम सॉलिड में होती हैं, फिर उससे ज़्यादा उससे कम थोड़ी सी आपकी इसमें होती हैं, ठीक है, दिस लिक्विड में, और सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो आपकी गैस पर होती है। अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर स्पेस की, तो सॉलिड में सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो गैस में होती है, बट उन दोनों के बीच की किस्म होती है लिक्विड में होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाव की अगर बात की जाए, तो सॉलिड्स को हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते हैं, वो ब्रेक हो जाएगा, बट लिक्विड्स को हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कमेंट ऑन, जो इसका बी पार्ट था, पहला है हमारा रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, कि अगर मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से इसमें एक फोर्स लगाई है और मैं इसको छोड़ दिया, तो ये अपनी प्लेस पे अपनी शेप पे दोबारा आ चुका है, तो दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी, ठीक है। मेंटेन करना, जैसे ये देखो मैंने एकदम इसको फोल्ड किया हुआ, आप ध्यान से देखो इसे, मैंने इसे छोड़ दिया तो ये फिर से अपनी शेप में वापस आ गया, ठीक है। तो ये इसकी एबिलिटी है कि ये खुद को कैसे अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है, अगर मैंने इस पर आउटसाइड कोई फोर्स लगाई है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी। अगर मैं बात करूँ कंप्रेसिबिलिटी की, इसको मैं कितना प्रेस कर सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं कितना प्रेस कर सकती हूँ, तो ये डिपेंड करता है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिजिडिटी की, तो हम कह सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन या मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, अगर उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाई जाए, ठीक है, तब वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, ये तो आपको पता है। एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर, अगर हम एक्सटर्नल, मैंने इसको कंप्रेस किया, अभी लेट सपोज कि इसके पार्टिकल्स दूर दूर है, मैंने इसको इस तरीके से कंप्रेस किया तो इसके पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़ा पास पास आ गए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। और गैसेस और जो लिक्विड्स होते हैं इन्हीं को हम कंप्रेस कर सकते हैं, एंड जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो थोड़े हल्के बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। क्लियर? फिर थर्ड है इसमें फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब जो कोई भी चीज़ फ्लो कर सकती है तो वो फ्लूइडिटी कहलाती है। गैसेस भी फ्लो करती हैं, है ना, और आपके लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिल करना, ये क्या होता है, मतलब कि क्या हुआ, गैसेस आर पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, गैस कैन फिल द कंटेनर, तो गैस आसानी से कंटेनर पे फिल हो सकती है। क्या कोई भी सॉलिड कंटेनर पे फिल हो सकता है, नहीं, बट लिक्विड और गैसेस क्या हो सकती हैं,
कंटेनर में हो सकते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलर हमसे फोर्थ वाले पार्ट में गैस कंटेनर को फिल करने की बात की गई है, तो यस ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शेप। शेप में कमेंट करना है, तो सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड डेफिनेट शेप। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक सॉलिड का एग्जाम्पल ले लिया। वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेज टेक शेप ऑफ कंटेनर, तो सॉलिड का अपना खुद का शेप होता है, लेकिन जो लिक्विड और गैसेज होते हैं उसको जिस कंटेनर पे आप रखोगे वो उसका शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जीज की बहुत बार बातें हम कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी की जो सिक्स्थ पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन, उनके मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है पार्टिकल्स में, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज योर डेंसिटी। और डेंसिटी हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन में, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी बॉडी जिसका कुछ मास हो और उसमें उसका कुछ वॉल्यूम हो, तो उस मास अपॉन वॉल्यूम के जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। ठीक है, घनत्व जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि कोई चीज़ कितनी घनी है ना। एक जंगल है, वहाँ पर इक्का दुक्का पेड़ है तो वो ज़्यादा डेंस नहीं है, लेकिन एक जंगल में बहुत ज़्यादा पेड़ है तो वो ज़्यादा डेंस है, तो हम बोलेंगे जंगल की डेंसिटी ज़्यादा है एक दूसरे जंगल के कंपैरिजन में। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो सॉलिड्स की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। क्लियर। सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फ्रीली कोई भी थॉट्स आप लिख सकते हो। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस डेली आती हैं फॉर क्लास 9th। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्लास 10th के लिए भी वीडियोज़ आएंगे साइंस की। देन उसके बाद इस तरीके से ऑल्टरनेट चलता रहा। अगर मेरा शेड्यूल अच्छा रहा तो मैं कंटिन्यूस भी, मतलब दोनों वीडियोज़ भी साइमल्टेनियसली डाल सकती हूँ फॉर क्लास 9th एंड 10th। So see you, bye bye, take care, see you in the next video.